चैप्टर 16। मैं कितनी देर तक साधना कर रहा था? आरव ने खड़े होते हुए और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा। आसमान में चांद ऊंचाई पर था, जो दर्शाता था कि साधना शुरू करने के बाद से कई घंटे बीत चुके थे। अजीब है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल समय ही नहीं बीता। आरव ने सोचा, खैर, अब सोने का समय है। कल से असली यात्रा शुरू होगी। अगली सुबह आरव नींद से उठा और कुछ मिनटों तक बिस्तर पर बैठा रहा, फिर उठकर गलियारे में बाहर आ गया। नीचे आने पर उसने देखा कि कई आदमी अपनी मेजों पर नशे में धुत पड़े सो रहे थे। सराय के मालिक से नाश्ता मंगाने के बाद आरव एक मेज पर बैठ गया और खाना खाने लगा। शायद ये कुछ समय के लिए मेरा आखिरी अच्छा खाना होगा, आरव ने सोचा, और उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। खाना खत्म करने के बाद आरव सराय से बाहर निकला और थोड़ी देर कस्बे में घूमता रहा। कस्बे में तरह तरह की इमारतें थीं, व्यापार भवनों से लेकर वेश्यालय तक, लेकिन किसी चीज ने उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया। लगता है अब निकलना चाहिए, आरव ने सोचा, और कस्बे के दक्षिणी छोर की ओर मुड़ गया, जहां पास ही पेड़ों की रेखा दिखाई दे रही थी। दूर क्षितिज में हिमालय पर्वत श्रृंखला नजर आ रही थी, जिसकी चोटियां आसमान में ऊंचाई तक उठी हुई थी। कुछ मिनट चलने के बाद आरव जंगल के सामने पहुंच गया और अंदर जाने से पहले एक पल के लिए ठहर गया। तेज धूप तुरंत ही एक गहरे वातावरण में बदल गई, क्योंकि घने पेड़ों की छतरी ने ज्यादातर धूप को रोक लिया था। चारों ओर कई फीट चौड़े और सैकड़ों फीट ऊंचे विशाल पेड़ खड़े थे। अपने आसपास का ध्यान रखते हुए आरव जंगल के और भीतर बढ़ गया। गुप्ता कबीले के आसपास के जंगल के विपरीत यहां के पेड़ों पर कोई निशान नहीं थे, इसलिए आरव को अपनी यात्रा की दिशा तय करने के लिए अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना पड़ा। जहां तक मुझे पता है, जंगल का ये हिस्सा अभी भी अपेक्षाकृत कम स्तर के जानवरों का इलाका होना चाहिए। जैसे जैसे सड़क उत्तर पूर्व की ओर हिमालय पर्वतों से दूर जाती जाएगी, जानवरों का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। शायद मुझे अपने आसपास के माहौल की चिंता करने में अभी कुछ दिन लगेंगे, आरव ने जंगल में चलते हुए सोचा। पूरा दिन चलने के बाद भी आरव को कोई ऐसा जानवर नहीं मिला जिससे लड़ने लायक चुनौती मिल सके। हालांकि मैंने पहले कुछ निम्न स्तर के जानवर देखे थे, लेकिन वे कोई खास चुनौती नहीं थे। खैर, आज के लिए यही डेरा डालता हूं और कल जंगल में और अंदर बढ़ूंगा, आरव ने सोचा। उसने जल्दी से एक साधारण शिविर तैयार किया और बैठकर फिर से साधना करने लगा। कई घंटे बाद आरव ध्यान की अवस्था से बाहर आया। लगता है फिर वही हुआ। मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि हाल ही में मेरी साधना काफी तेजी से बढ़ रही है। मुझे जल्द ही मिस्ट क्रिएशन रियल्म तक पहुंच जाना चाहिए, आरव ने अपने चेहरे पर उत्साह के साथ सोचा। खड़े होते ही आरव ने अपने पिता द्वारा दिया गया एक सामान निकाला और सेट किया। ये एक छोटा सा फॉर्मेशन डिस्क था, जिसे सक्रिय करने पर यह डिस्क के चारों ओर अदृश्य घेरा बना देता था। अगर इस 100 गज के दायरे में कुछ भी हिलता तो आरव को तुरंत पता चल जाता। घेरा सेट करने के बाद आरव गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जंगल में गूंजते जानवरों और कीड़ों की आवाजों से आरव की नींद खुली। फॉर्मेशन डिस्क समेटने के बाद वो फिर से जंगल के भीतर की ओर चल पड़ा। कल के विपरीत इस बार आरव सड़क के समानांतर नहीं चला, बल्कि उससे थोड़ा और दूर हटकर हिमालय पर्वतों की दिशा में और गहराई तक बढ़ा। आधे दिन की यात्रा के बाद आरव जंगल के एक बड़े खुले हिस्से में पहुंचा और अचानक रुक गया, चुपचाप अपना विशाल तलवार निकालते हुए। लगता है ये ग्रेस्केल्ड मगरमच्छ है। इसकी ताकत शायद एक शिखर बॉडी रिफाइनमेंट साधक के बराबर होगी, आरव ने उस जानवर को देखते हुए सोचा। आरव से लगभग 100 गज की दूरी पर ग्रेस्केल्ड मगरमच्छ एक बड़े, बिल्कुल साफ पानी वाले तालाब के किनारे धूप सेंक रहा था। ये जानवर 10 फुट लंबा था और इसके दांत बेहद तेज थे। ये अपनी शक्तिशाली पूंछ के हमलों और घातक, मजबूत काटने के लिए जाना जाता था। ये शायद उस लोहे से बना छिपकली से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है जिससे मैं पहले लड़ चुका हूं, आरव ने सोचा,
जैसे ही वो धीरे धीरे मगरमच्छ के पास पहुंचा, जानवर के काफी करीब पहुंचने के बाद आरव कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर खुद पर हंसते हुए बोला, मैं इतनी सावधानी क्यों बरत रहा हूं? मैं तो इस यात्रा का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैं इस जानवर पर चुपके से हमला करके इसे मार भी दूं, तो मुझे कोई युद्ध का अनुभव नहीं मिलेगा। मेरी हर लड़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें जान पर बनाए, ताकि मैं सबसे तेज गति से आगे बढ़ सकूं। अचानक हुई हंसी और उसके बाद के शब्दों ने मगरमच्छ को सतर्क कर दिया। आरव को अपनी ओर आता देख मगरमच्छ गुस्से से दहाड़ा और तुरंत उसकी ओर झपटा। बस एक सेकंड में उसके सामने पहुंच गया। उसका सिर हिंसक तरीके से आरव की कमर की ओर झटका। चलो खेलते हैं, आरव चिल्लाया और बगल में हटते हुए मुश्किल से खुद को उस दांतों वाले जबड़े से बचा पाया जो उसे दो टुकड़ों में काट देता। आरव ने अपनी पूरी ताकत से जानवर की थूथन पर मुक्का मारा, जिससे मगरमच्छ कुछ फुट पीछे धकेला गया और दर्द से चीख उठा। अचानक हुए इस हमले से बौखलाकर ग्रेस्केल्ड मगरमच्छ ने अपना विशाल शरीर मोड़ा और अपनी भारी पूंछ आरव की ओर घुमाकर मारी। धड़ाम! पूंछ जोर से उस जगह टकराई जहां अभी अभी आरव खड़ा था। जमीन में एक छोटा गड्ढा बन गया और मिट्टी चारों तरफ उड़ने लगी। वाह! उस पूंछ में तो वाकई जबरदस्त ताकत है। मुझे इसे हर हाल में बचाने की कोशिश करनी चाहिए, आरव ने सोचा, जैसे ही उसने पूंछ के वार से बचते हुए छलांग लगाई। इस मौके का फायदा उठाते हुए आरव आगे की ओर लपका और पूरी ताकत से अपनी विशाल तलवार को नीचे की ओर झोंक दिया। गर्जना! मगरमच्छ दर्द से चीखा जब तलवार उसकी पीठ में गहराई तक धंस गई। इसकी रक्षा क्षमता वाकई काफी मजबूत है। ये वार तो किसी भूमि भेड़िए को बीच से चीर देता, आरव ने सोचा, जैसे ही वो तेजी से पीछे हट गया, मुश्किल से एक और पूंछ के वार से बचते हुए। हमले से बचते ही आरव फिर आगे लपका। इस बार उसकी तलवार सीधे उस जानवर की ओर भेदती चली गई। मगरमच्छ ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो जरा सा देर कर गया और तलवार हिल तक उसके भीतर धंस गई। तलवार को तेजी से खींचते हुए आरव फिर पीछे की ओर उछल गया, क्योंकि मगरमच्छ ने उसे आधा काटने की कोशिश की थी। अब ये काफी धीमा हो गया है। लगता है अब तक के दोनों वारों ने इसे गंभीर चोट दी है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, आरव ने कहा और एक बार फिर जानवर की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला था, मगरमच्छ ने अचानक पलटकर अपनी पूंछ से जोरदार प्रहार किया। आह! आरव ने मुश्किल से अपनी तलवार ऊपर उठाई ही थी कि पूंछ के वार ने उसे उड़ाकर पीछे फेंक दिया। मगरमच्छ आरव की ओर लपका, अपने सफल हमले के बाद एक घातक वार करने की उम्मीद में। आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। उसके होंठों से हल्का सा खून बह रहा था। आरव ने ऊपर देखा और मगरमच्छ को हिंसक रूप से अपनी ओर दौड़ते हुए पाया। उसने तुरंत अपनी तलवार को स्थिर किया और उसके वार का सामना करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ आरव तक पहुंचा, वो ढह गया और आखिरकार आकर आरव के ठीक सामने रुक गया। क्या ये मर गया? आरव जल्दी से उस जानवर से पीछे हट गया और थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। फिर समझ गया कि वो सच में मर चुका है। लगता है मेरी दूसरी वार सीधा इसके दिल पर लगी थी, आरव ने सोचा। मैं सच में बहुत किस्मत वाला रहा। अगर दिल पर वार नहीं हुआ होता तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। आरव धीरे धीरे मगरमच्छ के पास गया और उसकी मौत पक्की करने के लिए अपनी तलवार सीधे उसके सिर में घूम दी। उसने शव को अपने स्टोरेज रिंग में रखा और दर्द से जमीन पर बैठ गया। लड़ाई के आखिर में मैं ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। एक घायल जानवर भी घातक हो सकता है। मुझे ये बात आगे की लड़ाइयों में याद रखनी होगी और अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों न लगे। आरव ने अपने साथ लाई हुई लाइफ मिस्ट हीलिंग गोलियों में से एक निकाली और मुंह में डाल ली। वो जमीन पर बैठकर पूरी तरह से ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करने लगा और कई घंटे बाद ही खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं,
मेरी पहली लड़ाई ने मुझे पहले ही एक शानदार सबक दे दिया है। मुझे पता था कि यहां आना सही फैसला था। आरव ने सोचा और जंगल के भीतर और गहराई में बढ़ गया। ये चैप्टर 17। हिमालय जंगल के एक दूसरे हिस्से में एक लड़का और एक लड़की को जंगल में चलते हुए देखा जा सकता था। दोनों लगभग 14 साल के लग रहे थे और दोनों ने शुद्ध सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे थे, जिनकी पीठ पर एक चमकदार नीले बिजली के चिन्ह की कढ़ाई की गई थी। जंगल का ये हिस्सा वो नहीं लगता जो हम ढूंढ रहे हैं। शायद हमें इस इलाके के किसी शक्तिशाली कबीले में जाना चाहिए और वहां पूछताछ करनी चाहिए, लड़की ने कहा। अगर ये कोई समाधान होता तो हम अब तक ऐसा कर चुके होते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर किसी कबीले को इस तरह की किसी चीज के बारे में पता होता तो वे हमें आसानी से बता देते? हमें ये जानने का एक ही तरीका है कि ये मौजूद है या नहीं, और वो है इसे खुद ढूंढना, लड़के ने जवाब दिया। अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा सामान प्रकट हुआ। ये एक छोटे चक्र की तरह था, जिसकी सतह पर कई जटिल दिखने वाले रून चिन्ह खुदे हुए थे। उसने उस वस्तु में अपनी ची क्यूआई प्रवाहित की तो उस पर बने रून चमकने लगे, फिर धीरे धीरे फीके पड़कर सामान्य हो गए। जैसा उम्मीद थी, यहां कुछ नहीं है। चलो और इधर उधर देखते हैं। हमें बस 30 मील के भीतर होना चाहिए ताकि ये चक्र इसे पहचान सके, लड़के ने कहा और उस वस्तु को रख दिया। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, ऊपर से दो आंखें उन्हें घूर रही थी। सरसराहट। लड़का और लड़की मुड़े तो देखा कि एक जानवर पेड़ों की ऊंचाई से उन पर तेजी से झपट रहा था। उस जानवर के 4 गुदगुदा मोटा पैर थे, एक मोटी पूंछ, और उसका शरीर गहरे हरे रंग का था, जिस पर मोटी मोटी चमड़ी जमी हुई थी। उसकी पीठ और सिर से दर्जनों विशाल नुकीले कांटे बाहर निकले हुए थे। जैसे ही वो शक्तिशाली जानवर उन तक पहुंचने ही वाला था, अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई, जिसने उस जानवर को बीच से 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसका दोनों आधा शरीर उनके पास से उड़ते हुए पीछे जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरे। ये कीट इस जंगल में हर जगह फैले हुए हैं, लड़के ने घृणा से कहा। अपनी तलवार म्यान में रखी और बिना उस जानवर पर दूसरी नजर डाले आगे बढ़ गया। लड़की ने भी सिर हिलाया और लड़के के साथ जंगल के अंदर और गहराई में चली गई। अगर आरव वहां होता तो वो बेहद चौंक जाता। जिस जानवर को अभी इतनी आसानी से मार दिया गया था, वो पर्णभक्षी था, जिसकी ताकत एक लेट मिस्ट क्रिएशन साधक के बराबर थी। 1 सप्ताह बाद अंधेरी रात के आसमान में चांद ऊंचा लटका हुआ था। आरव द्वारा जलाए गए अलाव की लौ टिमटिमा रही थी, जो उसकी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई आकृति को रोशन कर रही थी। कुछ घंटों तक ध्यान करने के बाद आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली और गहरी सांस छोड़ी। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं मिस्ट क्रिएशन स्तर के और करीब आ रहा हूं, आरव ने सोचा। जैसे ही उसने अपनी स्टोरेज रिंग से मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे आग पर भूनने के लिए रख दिया। आग पर मांस की टांग को भूनते हुए देख आरव ने पिछले 1 सप्ताह की अपनी यात्रा के बारे में सोचा। उसने दर्जन भर से अधिक बॉडी रिफाइनमेंट स्तर के जानवरों से लड़ाई की और उन्हें मारा था। हर लड़ाई ने उसकी साधना और युद्ध अनुभव दोनों को बढ़ाया था। मुझे मिस्ट क्रिएशन स्तर तक पहुंचने में शायद कुछ और सप्ताह लगेंगे। उसके बाद मैं जंगल में और गहराई तक जा सकता हूं, आरव ने सोचा। जैसे ही उसने मांस की टांग आग से उतारी और उसमें काटकर एक बड़ा कौर लिया, मांस का रस आरव की ठुड्डी से बहने लगा, जबकि वो भूख से मांस निगलता गया। खाना खत्म करने के बाद आरव ने अपनी फॉर्मेशन डिस्क सेट की और सो गया। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया और पिछली रात का बचा हुआ मांस निकाला। हल्का नाश्ता करने के बाद वो खड़ा हुआ और जंगल के अंदर और गहराई की ओर बढ़ने लगा। आज थोड़ा और साहसिक बनते हैं, आरव ने कहा, और सामान्य से थोड़ा ज्यादा दाईं ओर मुड़ते हुए सड़क और सभ्यता से पहले सप्ताह की तुलना में और दूर की ओर बढ़ने लगे। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद आरव की नजर एक लौहदांत सुअर पर पड़ी। हालांकि
लौदांत सुअर विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं होते थे, लेकिन वे फिर भी ब्लड रिफाइनमेंट साधकों के बराबर ताकत रखते थे। ये सुअर काफी कमजोर है, लेकिन मैंने सुना है कि लौहदांत सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। चलो शिकार करते हैं, आरव ने सोचा और सुअर की ओर चल पड़े। हालांकि आरव चाहे तो चुपके से जाकर सुअर को मार सकते थे, लेकिन वे अपने शिकार को उन्हें देखने देना पसंद करते थे। अगर वो लड़ना चाहता तो आरव को एक अच्छी लड़ाई मिलती। अगर भागना चाहता तो आरव उसका पीछा करते हुए अपनी गति और पगचालन का अभ्यास कर सकते थे। कड़क, आरव के पैर के नीचे टहनी टूटने की आवाज से सुअर सतर्क हो गया। उसने ऊपर देखा और आरव को देखा, फिर जोर से चीखते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ा। सुअर को अपनी तरफ आते देख आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। धड़ाम, आरव की मुट्ठी सुअर के दांत से टकराई, जिससे सुअर जोर से पीछे उड़ गया। आरव तुरंत आगे की ओर झपटे और अब भी लुढ़कते सुअर पर एक और मुक्का जड़ दिया। एक और तेज धमाका गूंजा और सुअर फिर से कई गज पीछे जा गिरा। दर्जनों गज तक लुढ़कने के बाद सुअर धीरे धीरे उठा और आरव की ओर डर भरी नजरों से देखने लगा। अगले ही पल वो मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। आरव जंगली सुअर का पीछा करने लगा। इस दौरान वो 5 चरण गति तकनीक की मूल शिक्षाओं पर अभ्यास करता रहा। हालांकि इस तकनीक को सही ढंग से काम करने के लिए क्यूआई की आवश्यकता थी, फिर भी आरव इस तकनीक की नकल करते हुए उसकी बुनियाद को यथासंभव सीखने की कोशिश कर रहा था। इस तरह जैसे ही आरव मिस्ट क्रिएशन क्षेत्र में कदम रखेगा, वो पहले से ही इस तकनीक की मूल बातें सीख चुका होगा और बाकी को जल्दी से सीख पाएगा। कुछ मिनटों तक घने जंगल में सुअर का पीछा करने के बाद आरव ने देखा कि सुअर अचानक रुक गया। सुअर के अजीब व्यवहार से चौंक कर आरव भी रुक गया। सुअर ने पहले आरव की ओर देखा, फिर अपने सामने की ओर और फिर अचानक किनारे की तरफ भाग गया। ये क्या कर रहा है? अगर ये मेरी सीधी दिशा में भागने की बजाय किनारे भागेगा तो मैं इसे बहुत आसानी से पकड़ लूंगा। आरव ने सुअर को भागते हुए देखते हुए सोचा। आरव ने पीछा करने के बारे में सोचा, लेकिन सुअर की अजीब हरकतों ने उसे अधिक सतर्क कर दिया। वो उस जगह की ओर चला जहां सुअर रुका था, और तभी जंगल में एक छोटा सा खुला स्थान उसकी नजर में आया। उस खुले स्थान के बीचों बीच एक बड़ा गुफा था। लगता है गुफा के अंदर कुछ ऐसा है जिसने सुअर को मेरे साथ जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया, बजाय इसके कि वो अंदर का सामना करे। आरव पास के एक पेड़ पर चढ़ा और एक डाल पर बैठ गया। उसने कई घंटों तक गुफा का निरीक्षण किया, लेकिन कोई गतिविधि नहीं देखी। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, आरव ने कहा, और पेड़ से उतरकर गुफा के मुहाने की ओर बढ़ा। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर वो रुक गया। उसने अंदर झांका, लेकिन केवल एक लंबा सीधा रास्ता दिखाई दिया जो आगे अंधेरे में गायब हो रहा था। कुछ देर तक गुफा में झांकने के बाद आरव ने अपनी बड़ी तलवार निकाली और भीतर बढ़ गया। शायद अंदर कोई ताकतवर बॉडी रिफाइनमेंट स्तर का जानवर हो। अगर मैं किसी ऐसी चीज से टकरा गया जिसे मैं संभाल नहीं सकता, तो मैं बस अपना ताबीज इस्तेमाल कर लूंगा। कुछ मिनट चलने के बाद गुफा इतनी अंधेरी हो गई कि आरव मुश्किल से सामने देख पा रहा था। जैसे ही वह रास्ता रोशन करने के लिए मशाल निकालने वाला था, उसने गुफा के अंदर की ओर एक हल्की सी रोशनी देखी। ये रोशनी क्या है? आरव ने सोचा और उसकी तरफ चलने लगा। सावधानी से एक और मिनट आगे बढ़ने के बाद गुफा का रास्ता खुलकर एक विशाल गुफानुमा कक्ष में बदल गया। यह गुफा सैकड़ों गज चौड़ी और गहरी थी, और इसकी छत दर्जनों गज ऊंचाई पर थी। जैसे ही उसकी नजर उस गुफा के चारों ओर घूमी, वो अचानक रुक गया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। गुफा के बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत फूल दिखाई दे रहा था। वो फूल सूरजमुखी जैसा दिखता था, लेकिन उससे एक सुंदर सफेद चमक निकल रही थी जो पूरे गुफा को रोशन कर रही थी। जादुई वायुरस सूरजमुखी।
आरव ने हैरानी से उस फूल को देखते हुए कहा। जादुई वायुरस सूरजमुखी एक बेहद दुर्लभ फूल था जो केवल अंधेरी और नम जगहों पर उगता था। ये फूल स्वाभाविक रूप से क्यूआई के सबसे प्राथमिक रूप को सोख लेता था, जिसकी वजह से ये चमकदार सफेद रोशनी बिखेरता था। क्योंकि जादुई वायुरस सूरजमुखी सबसे बुनियादी स्तर का क्यूई सोखता था, ये बॉडी रिफाइनमेंट करने वाले साधकों के लिए बेहद लाभकारी था। ब्लड रिफाइनमेंट स्तर के साधक यदि इस फूल के सामने साधना करें तो वे आसपास की क्यूई को अधिक गहराई से महसूस कर सकते थे और उसे आसानी से अवशोषित कर सकते थे। हालांकि क्योंकि ये फूल केवल क्यूई के सबसे आधारभूत स्तर को सोखता था, ये केवल बॉडी रिफाइनमेंट साधकों के लिए ही उपयोगी था। इसकी कठिन खेती और सीमित उपयोग के कारण अधिकांश कुलों और संप्रदायों के पास इस फूल की उपलब्धता नहीं थी। आरव ने उस फूल को गहराई से देखते हुए सोचा, अगर मैं इस फूल के सामने साधना करूं तो कुछ ही दिनों में मिस्ट क्रिएशन तक प्रगति कर सकता हूं। इतना ही नहीं, इस फूल के सामने साधना करने से मेरी साधना की नींव भी अधिक मजबूत और स्थिर हो जाएगी। आरव फूल की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक वो ठिठक गया। उसकी सांस गले में अटक गई। फूल को देखकर हुए उत्साह के कारण आरव ये ध्यान ही नहीं दे पाया था कि फूल से मात्र 10 गज की दूरी पर एक शक्तिशाली मिस्ट क्रिएशन स्तर का दैत्य सो रहा था। चैप्टर -18 रात्रिकालीन भेड़िया। फूल के पास एक रात्रिकालीन भेड़िया सो रहा था। रात्रिकालीन भेड़िया का रंग पूरी तरह काला होता है और वे ज्यादातर रात में शिकार करते हैं। उनकी शक्ति उनके उम्र के आधार पर मिस्ट क्रिएशन के प्रारंभिक स्तर से लेकर अंतिम स्तर तक हो सकती है। आरव के सामने वाला भेड़िया प्रारंभिक मिस्ट क्रिएशन स्तर का था। हालांकि दैत्य इंसानों की तरह साधना नहीं करते, लेकिन वे एक प्राकृतिक आभा फैलाते हैं जिससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी शक्ति किस स्तर की है। आरव पूरी तरह स्थिर खड़ा रहा, डरते हुए कि जरा सा भी शोर उस दैत्य को जगा देगा। वो कई मिनटों तक वही खड़ा रहा, न आगे बढ़ा और न ही पीछे हटा। दैत्य उसकी मौजूदगी से अनजान गहरी नींद में सोया रहा। हालांकि मैं अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं, हालांकि मैंने उस तेंदुए से लड़ाई की थी, फिर भी इस दैत्य को हराने का कोई तरीका नहीं है, आरव ने सोचा। उसके चेहरे पर एक दुविधा भरी झलक उभरी, मानो वो मन ही मन फैसला कर रहा हो कि क्या करे। मैं रात्रिकालीन भेड़िया को हरा नहीं सकता, लेकिन दूसरी ओर वो जादुई वायुरस सूरजमुखी मेरे लिए बेहद जरूरी है। आरव ने लंबे समय तक भेड़िए को घूरा और फिर अपने हाथों को कसकर भींच लिया। मुझे ये फूल चाहिए। अगर मैं मुसीबत में फंस गया तो बस तुरंत टेलीपोर्ट करके निकल जाऊंगा। ये सोचते हुए आरव धीरे धीरे फूल की ओर रेंगने लगा। कई मिनटों तक धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद आरव ने फूल के उस तरफ से पास आना शुरू किया जो भेड़िए के विपरीत थी। मैं लगभग पहुंच गया हूं, बस कुछ ही गज और। जैसे जैसे वो फूल के करीब पहुंच रहा था, हर सेकंड उसे बेहद तनावपूर्ण लग रहा था। जैसे ही वो फूल की ओर हाथ बढ़ाकर उसे रखने ही वाला था, रात्रिकालीन भेड़िया ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। गर्जना, गुफा के भीतर एक बेहद तेज और गुस्से से भरी हुई दहाड़ गूंज उठी। रात्रिकालीन भेड़िया ने ठीक उसी समय आरव की मौजूदगी महसूस कर ली थी जब वो फूल लेने वाला था, और इसीलिए वो भयानक गुस्से में जाग उठा। धत! आरव चिल्लाया और जल्दबाजी में पीछे हटते हुए पूरी रफ्तार से गुफा के मुहाने की ओर दौड़ पड़ा। फूल लेने का विचार तुरंत छोड़ दिया। गुफा के निकास से मात्र 10 गज दूर आरव अचानक रुक गया। रात्रिकालीन भेड़िया ने स्पष्ट रूप से उसकी पीछे हटने की मंशा भांप ली थी और रास्ता रोकने के लिए दौड़कर एकमात्र निकास पर जा खड़ा हुआ था। आरव उस रात्रिकालीन भेड़िया को घूरते हुए सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। क्या मुझे अभी ताबीज तोड़ देना चाहिए? उसने ताबीज निकाला और कुछ पल हाथ में पकड़े रखा, फिर वापस रख दिया। नहीं, इसे मैं सिर्फ आखिरी उपाय के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं। एक बार मैंने इसे तोड़ दिया तो मेरी यात्रा यही खत्म हो जाएगी
और मुझे घर लौटना पड़ेगा। पहले मैं कोशिश करता हूं कि लड़कर यहां से निकल जाऊं। शायद अगर मैं निकास तक पहुंच गया तो ये भेड़िया गुफा छोड़ना न चाहे। आरव ने जल्दी से अपनी नीली विशाल तलवार निकाली और उसे अपने शरीर के सामने मजबूती से थाम लिया। गहरी सांस लेते हुए उसने वो सबसे रक्षात्मक मुद्रा अपनाई जो उसे आती थी और भेड़िए के हमले के लिए तैयार हो गया। ये देखकर कि आरव उससे भिड़ने की हिम्मत कर रहा है, भेड़िया एक बार फिर क्रोध में गुर्राया और तेजी से उसकी ओर झपटा। भेड़िए के सामने पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा और उसकी विशाल पंजा पूरी ताकत से आरव की ओर लपका। तेंदुए के साथ अपनी पिछली लड़ाई से आरव जानता था कि इस हमले को सीधे रोकने की कोशिश करने पर उसे गंभीर चोट लग सकती है। जैसे ही वो विशाल पंजा उसके शरीर पर पड़ने ही वाला था, आरव ने तेजी से अपने कंधे साइड में मोड़े और अपनी तलवार ऊपर उठा दी। पंजा तलवार से टकराकर सरक गया, जिससे वो किसी तरह गंभीर रूप से घायल होने से बच गया। जैसे ही भेड़िया उसकी ओर झपटा, आरव ने अपना दूसरा हाथ उठाया और पूरी ताकत से मुक्का मारा। भेड़िया थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन इसके अलावा उसे कोई चोट नहीं आई। मुक्के के बाद आरव ने महसूस किया कि उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। कितना मजबूत है, आरव ने बड़बड़ाया और तुरंत तेजी से पीछे की ओर भागा, मुश्किल से भेड़िए के अगले हमले से बचते हुए। हमले से बचने के बाद आरव ने उस छोटे से मौके का फायदा उठाया, आगे की ओर झपटा और पूरी ताकत से अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई। पेंग! एक धातु जैसी आवाज गूंजी जब भेड़िए के पंजे ने आरव की तलवार को आसानी से रोक दिया। आरव पीछे की ओर उड़ गया और अंत में गुफा की दीवार से जा टकराया। वो धीरे धीरे उठा और होठों से खून पोंछा। उसने ऊपर देखा तो पाया कि रात्रिकालीन भेड़िया तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है, उसे खत्म करने के इरादे से। धड़ाम! गुफा में एक जोरदार धमाका गूंजा जब भेड़िए का पंजा दीवार से टकराया। आरव ने आखिरी क्षण में भेड़िए के ताकतवर हमले से बचते हुए झुककर किनारा कर लिया। हमले से बचते ही उसने तुरंत आगे की ओर झपटकर पूरी ताकत से अपनी तलवार भेड़िए पर चला दी। गर्जन! भेड़िया गुस्से में दहाड़ा, क्योंकि उसके बाजू में एक हल्का सा गहरा घाव बन गया था। उसने कभी भी सामने खड़े इंसान को खतरा नहीं समझा था और इसी लापरवाही में वो घायल हो गया। कमबख्त! आरव ने बुदबुदाया, जल्दी से पीछे हटते हुए, और मुश्किल से भेड़िए के पंजे के वार से बच गया। ये सबसे अच्छा मौका था जो मुझे मिल सकता था और मैं बस भेड़िए को हल्का सा घायल कर पाया। ये सोचते हुए आरव ने जल्दी से फिर से तलवार घुमाई और भेड़िए के अगले वार को रोक लिया। आह! आरव दर्द से चीख उठा जब वो कई दर्जन गज दूर जा फेंका गया, रास्ते में कई बार लुढ़कता हुआ। आखिरकार वो रुक गया और जितनी जल्दी हो सका उठ खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सारी हड्डियां जैसे लगभग टूट गई हों, लेकिन वो जानता था कि भेड़िया उसे संभलने का मौका नहीं देगा। दर्द से हांफते हुए आरव ने तेजी से उसकी ओर आते भेड़िए को घूरा। शायद ये उम्मीद करना सच में ज्यादा है कि मैं इस भेड़िए से लड़ पाऊं। आखिर किसी उच्च स्तर के योद्धा से टकराना लगभग असंभव है, आरव ने सोचा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटा सा डिस्क निकाला। नाराजगी में दांत भींचते हुए इस शुरुआती मौके पर खास ताबीज इस्तेमाल करने के लिए तैयार आरव ने जैसे ही उसे कुचलने की सोची, अचानक रुक गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हुआ था, उसने अपने भीतर हो रही हलचल को महसूस करते हुए सोचा। आरव को महसूस हुआ कि उसका खून खौलने लगा है और उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे तेंदुए से आखिरी बार भिड़ने से पहले हुआ था। एक जंगली सा विचार उसके मन में आया। उसने ताबीज वापस रख दी और अपनी तलवार सामने उठा ली। तलवार को जितना कस सकता था, कसते हुए आरव ने पूरी ताकत से वार किया। ठीक उसी समय जब भेड़िए का पंजा उसकी ओर झपटा, पेंग! एक और तेज घातक आवाज गूंजी जब तलवार और पंजा टकराया, लेकिन इस बार
आरव बेबस होकर पीछे नहीं उड़ा। उत्साहित होकर उसने अपनी तलवार की ओर देखा, जिसने भेड़िए के पंजे को सफलतापूर्वक रोक लिया था। अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव ने भेड़िए को दर्जन भर गज पीछे धकेल दिया। अचानक आई इस ताकत से चकित भेड़िए ने आरव को पहले से ज्यादा सावधानी से देखा और तुरंत हमला करने की हिम्मत नहीं की। हाँ हाँ, आह! आरव चिल्लाया और तेजी से भेड़िए की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग करना होगा। जैसे ही वो भेड़िए के करीब पहुंचा, आरव ने फिर से तलवार नीचे की ओर झलाई। भेड़िए ने अपनी पंजा उठाकर तलवार को रोकने की कोशिश की और इस हमले का पहले सामना कर चुका होने के कारण उसने पलटवार में और भी अधिक ताकत लगा दी। जैसे ही तलवार और पंजा टकराने वाले थे, आरव ने तुरंत अपनी तलवार का रास्ता बदल दिया, जिससे वो पंजे को बाल बाल चूक गई। भेड़िए को उम्मीद थी कि आरव पूरे बल से वार करेगा, इसलिए उसने ये सोचा ही नहीं कि आरव झूठा वार करेगा। चूंकि आरव ने अपनी शुरुआती झलक में ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, इसलिए वो अंतिम क्षण में दिशा बदलने में सक्षम हुआ, जिसके कारण भेड़िए का पंजा हवा में ही लगा। धड़ाम! आरव की तलवार भेड़िए की बगल में लगी, जिससे उसके शरीर पर गहरा घाव बन गया। भेड़िया दर्द से हुआ करने लगा और तुरंत मुड़कर आरव की ओर एक विशाल पंजा घुमाया। आरव ने जल्दी से उसे ब्लॉक किया, लेकिन उस टक्कर से वह दर्जनों गज पीछे जा गिरा। उसका खून शरीर के अंदर उथल-पुथल मचाने लगा। हालांकि आरव ने किसी तरह अपना संतुलन बनाए रखा, लेकिन उस हमले को रोकने से वो हिल गया था। थोड़ा खून खांसते हुए उसने अपनी ठुड्डी से खून पोंछा और भेड़िए को घूरने लगा। ये मेरा सबसे ताकतवर हमला था और मैं बस इसे घायल कर सका। इस तरह तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। आरव भेड़िए को देखते हुए अपने विकल्पों पर विचार कर ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें सदमे और डर से चौड़ी हो गई। क्या हो रहा है? आरव बोला। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। एक भारी थकान की लहर उसके ऊपर छा गई और उसे लगा कि शरीर में उमड़ती ऊर्जा धीरे धीरे निकल रही है। आरव अपने इस अचानक हुए संकट को लेकर चिंतित ही था कि तभी उसने ऊपर देखा। एक विशाल पंजा सीधा उसके सिर की ओर वार करने आ रहा था। आह! आरव दर्द से चिल्लाया जब हमले की ताकत से वो पीछे की ओर उड़ता चला गया। हालांकि उसने आखिरी क्षण में किसी तरह हमला रोक लिया था, लेकिन उसकी जल्दबाजी में की गई रक्षा इतनी मजबूत नहीं थी कि उसे पूरी तरह नुकसान से बचा सके। आरव कई बार लुढ़कते हुए आखिरकार रुक गया। कुछ सेकंड तक संघर्ष करने के बाद वो जितनी जल्दी हो सकता था खड़ा हो गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि भेड़िया एक बार फिर उसकी ओर दौड़ रहा था, जैसे ये लड़ाई खत्म करने का इरादा रखता हो। मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक आखिरी हमला करने की ताकत बची है। उसके बाद मैं गिर जाऊंगा। या तो मैं ताबीज को तोड़ दूं या हमला करूं। लेकिन मेरा पिछला पूरी ताकत वाला हमला भी इसे मारने के लिए काफी नहीं था। आरव का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो बेताबी से इस लड़ाई का रुख बदलने का तरीका सोच रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसे कोई उपाय सूझ गया हो। भेड़िए को अपनी ओर आते देख आरव ने कमजोरी का नाटक किया, जैसे वह मुश्किल से खड़ा रह पा रहा हो। अपने शिकार को आखिरी सांसों पर देखते हुए भेड़िए ने अपने अंतिम प्रहार में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली। धड़ाम! विशाल गुफा हिल गई जब भेड़िए का पंजा जोर से जमीन पर पड़ा, मिट्टी को उखाड़ते हुए एक छोटा सा गड्ढा बना दिया। भेड़िए ने यह नहीं सोचा था कि उसका शिकार इतनी तेजी से हट जाएगा, और इसी कारण उसने पूरी ताकत से हमला किया था। रात्रिकालीन भेड़िया ने बगल में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने अचानक ऊपर देखा तो पाया कि वो इंसान उसके ठीक ऊपर था, हाथ में एक काला हथियार लिए उस पर झपटता हुआ। आखिरी क्षण में साइड में बचते हुए आरव ऊंची छलांग लगाकर भेड़िए के ऊपर पहुंच गया। अपनी बड़ी तलवार को वापस रखते हुए
उसने अपने स्टोरेज रिंग से दरांती निकाली और उस जानवर की ओर गिरने लगा। आरव की बाजुओं की मांसपेशियां पूरी ताकत से खिंच गई। वो मुश्किल से दरांती की दिशा को नियंत्रित कर पा रहा था। उसने अपनी आखिरी बूंद तक की ताकत से दरांती को झटका दिया। अगर यह हमला असफल हो जाता तो उसे नहीं पता था कि उसके पास खास ताबीज निकालकर उसे तोड़ने की भी ताकत बचेगी या नहीं। गर्जना। भेड़िया क्रोध में दहाड़ा और वार को रोकने के लिए अपना पंजा उठाया, लेकिन अपनी पिछली चोट में सारी ताकत झोंक देने के कारण वो समय रहते खुद को संभालने में एक पल देर कर गया। चीर। आरव जोरदार तरीके से जमीन पर आ गिरा और कई बार लुढ़क गया। अपनी आखिरी बची हुई ताकत से आरव ने हल्के से अपना सिर उठाकर पीछे देखा। कुछ क्षणों तक आरव ने उस जानवर को घूरा, फिर अंधेरा उसकी आंखों पर छा गया। एक जोड़ी आंखें धीरे धीरे खुली। आप सुन रहे हैं डिवाइन वॉरियर नॉवल। अब इस नॉवेल की नेक्स्ट चैप्टर सुनिए। चैप्टर 20। आरव ने खुद को फिर से उसी भव्य महल के सामने खड़ा पाया जिसे उसने उस रहस्यमयी गोले को छूने पर देखा था। क्या मैं यहां फिर से क्यों आ गया? आरव ने उलझन में चिल्लाकर कहा। एक बार फिर वो खुद को इस पूरी तरह अजनबी जगह में खड़ा पाया। कुछ देर तक उस भव्य महल को देखते रहने के बाद आरव आगे बढ़ने लगा। वो खुद को पहले की तरह उस परिचित प्रकाशमान रास्ते पर पाया। महल के भीतर प्रवेश करने पर उसने वही शानदार मूर्तियां देखीं जो पिछले बार भी मार्ग के दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ी थी और जितनी नजर जाती उतनी दूर तक फैली थी। कई मील तक उस रास्ते पर चलते हुए आरव अंततः उसी विशाल दरवाजे तक पहुंच गया जहां वो पिछली बार आया था। लेकिन इस बार दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, मानो उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। आरव दरवाजे के पार गया और उस विशाल कक्ष में प्रवेश किया। कमरा पहले की तरह ही था। भीतर जगह जगह विशाल सफेद स्तंभ खड़े थे जो भव्य हॉल को सहारा दे रहे थे। उससे हजारों फीट आगे आरव ने फिर से वो विशाल द्वार देखा जिसके चारों ओर 9 जंजीरें लिपटी हुई थी। कुछ देर चलने के बाद आरव फिर से उस ठोस सफेद द्वार के सामने खड़ा था। द्वार के सामने आकाश में ऊंचाई पर फिर से वही पारदर्शी गोला लटका हुआ था जिसके भीतर 9 रक्तबिंदु घूम रहे थे। गहरी सांस लेकर आरव फिर से पारदर्शी गोले के नीचे चला गया और ठीक पिछली बार की तरह उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। उसी समय पारदर्शी गोले से एक रक्तबिंदु नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो पारदर्शी गोले की सुरक्षा से बाहर निकला, आरव की आंखें भय से फैल गई। पिछली बार रक्तबिंदु में पवित्रता की शुद्ध आभा थी, लेकिन इस बार उस पवित्रता के साथ एक इतनी भयावह और दुष्ट आभा भी थी कि आरव कुछ पलों के लिए सांस लेना ही भूल गया। जैसे जैसे रक्तबिंदु धीरे धीरे उसके सामने उतर रहा था, आरव पूरी ताकत से वहां से निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। पिछली बार की तरह एक और रक्तबिंदु को अवशोषित करने के लिए वो तैयार था, लेकिन इस रक्तबिंदु की दुष्ट आभा ऐसी थी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद आरव हिल भी नहीं पाया और उसने देखा कि वो रक्तबिंदु फिर से उसके शरीर में समा गया। एक ऐसी पीड़ा की लहर उसके भीतर उमड़ी जो पिछली बार से भी कहीं अधिक तीव्र थी। आरव इस दर्द की तुलना केवल उस समय से कर सकता था जब उसने उस रहस्यमयी गोले को छुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो रक्त उसके शरीर को भीतर से नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हो। मौत मानो धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। जैसे ही आरव को लगा कि वो अब और सहन नहीं कर पाएगा, उसके भीतर मौजूद पवित्र आभा वाला रक्त सक्रिय हो गया और उस दुष्ट रक्त के खिलाफ लड़ने लगा। उसके शरीर के भीतर एक संक्षिप्त युद्ध के बाद आरव ने महसूस किया कि सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है। थकान की एक गहरी लहर उस पर छा गई और वो फिर से बेहोशी में गिर पड़ा। जब आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने फिर से वही गुफा थी। धीरे धीरे बैठते हुए उसने कुछ पल ये याद करने में लगाए
कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। मैं फिर से उस महल में पहुंच गया था। ऐसा क्यों हुआ? आरव ने सोचा। आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये है कि मैं अपने शक्तिपुंज को स्कैन कर रहा था और तभी अचानक मैंने खुद को उस स्थान में खिंचता हुआ महसूस किया। आरव को याद आया कि जब उसने अपनी दिव्या चेतना को शक्तिपुंज की ओर भेजा था तो वो अचानक उस अजीब जगह पर पहुंच गया था। ये सोचते हुए आरव ने झिझकते हुए अपनी दिव्या चेतना को फिर से अपने शरीर के भीतर शक्तिपुंज की ओर भेजा ताकि देख सके कि क्या ये दोबारा होगा। धीरे धीरे अपनी दिव्या चेतना को शक्तिपुंज की ओर बढ़ाते हुए आरव हैरानी से चिल्ला उठा। ये कमाल है, ये क्या है? जब आरव ने धीरे धीरे अपनी दिव्या चेतना को शक्तिपुंज की ओर भेजा तो ये देखकर वो स्तब्ध रह गया कि उस स्थान में केवल उसका शक्तिपुंज ही नहीं था। उसके शक्तिपुंज के ठीक बगल में वो रहस्यमयी गोला भी मौजूद था। दोनों वस्तुएं एक दूसरे के चारों ओर एक अनंत नृत्य में घूम रही थी। ये क्या है? मेरे शक्तिपुंज के पास वो गोला क्यों है? आरव इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। जब उसने अपने घर में उस गोले को छुआ था तो उसने तुरंत ही उसे गिरा दिया था। उसने कभी उसे उठाया भी नहीं। छोड़िए, शरीर में लाने की बात ही अलग है। ऊपर से उसने कभी ये नहीं सुना था कि शक्तिपुंज स्थान में शक्तिपुंज के अलावा और कुछ भी मौजूद हो सकता है। ये कैसे संभव है? क्या मेरी दिव्य चेतना मेरे साथ खेल कर रही है? आरव ने सामने के दृश्य को देखते हुए सोचा। चाहे वो कितना भी सोचता, वो इस बात का कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। शक्तिपुंज स्थान को अपनी दिव्य चेतना से सावधानीपूर्वक जांचने के बाद आरव ने गहराई से पड़ताल करने का निर्णय लिया और अपनी दिव्य चेतना सीधे उस गोले में भेज दी, ये समझने के लिए कि वो वास्तव में क्या है। फिर से आरव ने क्रोध में चिल्लाया क्योंकि वो एक बार फिर खुद को शून्य में खड़ा पाया, उसी भव्य सफेद महल के सामने। क्या ये महल उस गोले से जुड़ा है? आरव ने सामने की स्थिति पर विचार किया, लेकिन उसका एकमात्र निष्कर्ष यही था कि गोला और ये महल किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। काफी देर तक सोचने के बाद आरव ने शून्य में अपनी दिव्य चेतना फैलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, आरव खुद को वापस उसी गुफा में पाया, ठीक उसी स्थिति में जैसे वो पहले था। महल और गोला निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि ये महल उस गोले के अंदर है, बिल्कुल एक विशाल स्टोरेज रिंग की तरह। हालांकि मैंने कभी ऐसी स्टोरेज रिंग के बारे में नहीं सुना। आरव ने सोचा, शायद मेरी चेतना या आत्मा इस स्थान के अंदर है, जबकि मेरा वास्तविक शरीर अब भी वास्तविक दुनिया में है। शायद मुझे इस महल का पता लगाना चाहिए। हो सकता है कि यहां कुछ ऐसे संकेत मिले जिससे मुझे समझ आ सके कि ये जगह क्या है। आरव रोशनी से सजे रास्ते पर चलना शुरू करता है और अंततः महल के अंदर पहुंच जाता है। अंदर कदम रखते ही आरव खुद को फिर से एक रास्ते पर पाता है जिसके दोनों ओर जितनी दूर तक नजर जाती थी उतनी दूर तक मूर्तियां लगी हुई थी। अब मैं उस रास्ते से नहीं जा रहा, आरव ने कहा जैसे ही वह रोशनी से चमकते मार्ग से हटकर एक किनारे के गलियारे में प्रवेश कर गया। वो किनारा गलियारा दूर तक फैला हुआ था, जिसकी दोनों ओर हर कुछ 100 गज पर विशालकाय दरवाजे लगे हुए थे। एक दरवाजे के पास जाकर आरव ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खोल नहीं पाया। अगले दरवाजे के पास जाकर उसने फिर कोशिश की, लेकिन वो भी हिला तक नहीं। इनमें से कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा, आरव ने सोचा, और गलियारे के सभी दरवाजे एक एक करके आजमाता रहा। मीलों चलने और सैकड़ों दरवाजे आजमाने के बाद आरव निराश हो गया कि एक भी दरवाजा नहीं खुला। वो वापस मूल रास्ते पर लौटा और एक अन्य किनारे के गलियारे में गया और वहां के भी सभी दरवाजे आजमाए। पहले की तरह इस बार भी वो एक भी दरवाजा नहीं खोल पाया। क्या आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता वही भयानक जगह है? आरव ने सोचा जब वो फिर से रोशन मार्ग पर लौट आया। काफी देर तक झिझकने के बाद उसने उस मार्ग का अनुसरण किया और अंततः एक विशाल कक्ष में पहुंच गया। खैर, भले ही ये जानलेवा दर्द देता है,
लेकिन मैं अब तक उस रक्त से मरा नहीं हूं, तो ये पूरी तरह बुरा भी नहीं हो सकता, आरव ने सोचा और दूरी पर मौजूद पारदर्शी गोले की ओर देखा। कुछ देर बाद आरव आगे बढ़ा और अंततः फिर से उसी पारदर्शी गोले के नीचे पहुंच गया। हूं, इस बार गोले के नीचे पहुंचने के बावजूद वो पहले की तरह बंधा नहीं था। जहां तक रक्त की बात थी, गोले से एक भी बूंद नहीं निकली। वे आपस में एक अनंत नृत्य की तरह घूमते रहे। ये क्या हो रहा है? इस बार रक्त की कोई बूंद क्यों नहीं आ रही? आरव ने ऊपर पारदर्शी गोले को देखते हुए सोचा। चाहे वो जितनी देर खड़ा रहा, एक भी बूंद उसकी ओर नहीं आई। काफी देर खड़े रहने के बाद आरव ने सोचा कि चूंकि यहां कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों न इस विशाल कक्ष के बाकी हिस्से को देख लिया जाए। जैसे ही आरव ने हॉल के बाकी हिस्से में नजर दौड़ाई, उसे विशाल फाटक से लगभग 1000 फीट दूर एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। हालांकि वो दरवाजा केवल कुछ दर्जन फीट ऊंचा था, फिर भी वो काफी बड़ा था। दरवाजे के पास पहुंचकर आरव ने उस पर हाथ रखा और उसी क्षण वह दरवाजा उसके सामने खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, आरव को ऐसा लगा मानो वो नर्क में धकेल दिया गया हो। दरवाजे के भीतर से एक आभा फैल रही थी, जो उस रक्त की बूंद वाली आभा के समान थी, लेकिन दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली और भयावह। आरव सांस तक नहीं ले पा रहा था जब वो उस कमरे के भीतर झांक रहा था। कुछ क्षण तक पूर्ण भय से जमे रहने के बाद वो आखिरकार होश में आया और जल्दी जल्दी पीछे हट गया, दरवाजे से दूर भागते हुए। तभी जाकर वो धीरे धीरे शांत हो पाया। ये क्या था? अंदर आखिर है क्या? वो आभा तो ऐसा था मानो मैं सच में नर्क में खड़ा हूं और मैं तो बस कमरे के बाहर खड़ा था। आरव ने हाफते हुए सोचा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस दुनिया में इतनी दुष्ट और भयावह कोई चीज हो सकती है। अपने आप को संभालने के बाद आरव मुड़कर जाने लगा, लेकिन चलते चलते एक अजीब सा खिंचाव उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रहा था। क्यों? क्यों मैं पीछे मुड़ना चाहता हूं? मेरे साथ क्या हो रहा है? आरव ने रुककर चिल्लाते हुए कहा। चाहे वो जितना भी उस कमरे से दूर रहना चाहता, किसी कारणवश उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे अंदर जाना ही है। हाँ, सच में मेरे साथ क्या गलत है? आरव ने जोर से कहा और फिर वापस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। चाहे वो कितनी भी कोशिश करता इसे तर्क से समझाने की, उसके इस काम का कोई मतलब नहीं बनता था। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बेवकूफी भरा काम है और मैंने बहुत से बेवकूफी वाले काम किए हैं, आरव ने मन ही मन सोचा। जब वो दोबारा उस खुले दरवाजे तक पहुंचा, 1 घंटे से अधिक समय तक वहीं खड़े रहने के बाद आरव ने आखिरकार अपना साहस जुटाया और कमरे के भीतर कदम रख दिया। डिवाइन वॉरियर नॉवल की अगली चैप्टर 19 प्रगति। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, ये जाने बिना कि वो कहाँ है। कुछ पलों तक पिछली घटनाओं को याद करने के बाद आरव तुरंत संभला और जितनी जल्दी हो सके खड़े होने की कोशिश की। आरव दर्द से चिल्ला उठा। उसकी हड्डियां ऐसे लग रही थी जैसे वे चकनाचूर हो गई हों और उसकी मांसपेशियां जल रही हों। अगर आरव ने पहले उस रहस्यमयी गोले से आने वाला दर्द महसूस न किया होता, तो निस्संदेह वो इस दर्द से बेहोश हो गया होता। मैं कितनी देर बेहोश रहा, ये महसूस करते हुए कि वो मुश्किल से हिल पा रहा है, आरव ने अगले कुछ मिनट बड़ी सावधानी से उठने की कोशिश में बिताए। किसी तरह बैठने की स्थिति में आने के बाद आरव ने गहरी सांस छोड़ी और अपना सिर बगल की ओर घुमाया। उससे करीब 10 गज आगे रात्रिकालीन भेड़िया पड़ा था। उसका सिर उसके शरीर से अलग था। आरव उस भेड़िए को लंबे समय तक देखता रहा। उसका मन बार बार उस लड़ाई को दोहरा रहा था जो उसने उससे लड़ी थी। इस बार तो मैं बेहद भाग्यशाली रहा, आरव ने सोचा, अब भी उस लड़ाई के बारे में सोचते हुए। अगर मुझे वो ऊर्जा का उफान नहीं मिला होता, तो मुझे भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अगर आखिरी पल में भेड़िए ने मुझे कम आंका न होता, तो मेरी दरांती का वार उसे गंभीर रूप से घायल तो कर देता, लेकिन मार नहीं पाता। आरव उस लड़ाई के बारे में सोचता रहा, जहां वो अच्छा कर सका
और जहां वह चूक गया, जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर की ऊर्जा का उफान खत्म हो रहा है, तो मैं विचलित हो गया और लगभग भेड़िए के हमले से मारा ही गया था। लगता है लड़ाई में ध्यान भटकना, चाहे वजह कुछ भी हो, मौत को दावत देने जैसा है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, आरव ने सोचा, और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। हालांकि वो लगभग मर ही गया था, लेकिन आरव ने बॉडी रिफाइनमेंट स्तर पर रहते हुए मिस्ट क्रिएशन स्तर के एक जानवर को मार गिराया था। आरव की जानकारी के अनुसार ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं सुना गया था। मैंने न सिर्फ उस भेड़िए को मार डाला, बल्कि लड़ाई से जुड़ा एक और कीमती सबक भी सीख लिया। यह सफर तय करना वाकई सही फैसला था, आरव ने सोचा। आखिर वो ऊर्जा है क्या? मैंने उसे तब महसूस किया था जब मैं तेंदुए के हाथों लगभग मरने वाला था, और इसे इस लड़ाई में भी महसूस किया। मैंने कभी अपने किसी भी कबीले के सदस्य के साथ ऐसा कुछ होते नहीं सुना। हर बार जब उसकी जान पर बनती थी, आरव के भीतर ऊर्जा का एक उफान उमड़ आता था, जो उसे उसकी वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक शक्ति प्रदान करता था। आरव ने बार बार ये सोचने की कोशिश की कि वो ऊर्जा क्या हो सकती है, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका। आरव ने अपने स्टोरेज रिंग से एक जीवन धुंध उपचारक गोली निकाली और मुंह में डाल ली। उसने पूरा एक दिन अपने शरीर को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया, फिर सो गया। अगली सुबह उठकर आरव ने फिर से एक और उपचारक गोली ली और स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित किया। 1.5 दिन की और चिकित्सा के बाद आरव आखिरकार खड़ा हो पाने में सक्षम हो गया। वो रात्रिकालीन भेड़िया के पास गया, अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी को सराहते हुए उसे स्टोरेज रिंग में रख लिया। इसके बाद वो जादुई वायुरस सूरजमुखी के पास पहुंचा और उसके सामने बैठ गया। गहरी सांस अंदर बाहर लेते हुए आरव ने महसूस किया कि वो आसपास की ची के साथ पहले से कहीं अधिक गहराई से जुड़ पा रहा है। कमाल है, आरव ने कहा जब वो अपने शरीर में आसपास की ची खींचने पर केंद्रित था। ये प्रक्रिया पहले की तुलना में कई गुना तेज थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर में खींची जाने वाली ची की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर थी। आरव धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में चला गया और साधना पर केंद्रित हो गया। 2 दिन बीत गए, फिर धड़ाम, आरव के शरीर के भीतर से एक हल्की दबे स्वर की गूंज निकली। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनमें शुद्ध उत्साह झलक रहा था। मिस्ट क्रिएशन, आरव ने बेहद उत्साहित होकर कहा, मैं आखिरकार मिस्ट क्रिएशन रियल्म का कल्टिवेटर बन गया। आरव अपनी खुशी में चिल्लाना बंद नहीं कर पा रहा था। वो आखिरकार सच्चे साधकों के क्षेत्र में कदम रख चुका था। हालांकि बॉडी रिफाइनमेंट को भी एक स्तर माना जाता था, लेकिन किसी को तभी सच्चा साधक माना जाता था जब वह ची को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता। जैसे ही आरव उठने वाला था, उसने अचानक एक ऊर्जा की लहर अपने ऊपर महसूस की। ये ऊर्जा अब तक महसूस की गई किसी भी चीज से अलग थी। आरव को ऐसा लगा जैसे ये ऊर्जा स्वयं स्वर्ग से आ रही हो, एक पवित्र शक्ति जिसे न तो चुनौती दी जा सकती थी और न ही अपवित्र किया जा सकता था। वो ऊर्जा अंततः उसके मस्तिष्क में एकत्र होने लगी और फिर सघन होने लगी। आरव के मुंह से एक दबा हुआ करान निकल पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर बीच से फटने वाला हो। जैसे ही उसने सोचा कि वो दर्द के कारण बेहोश हो जाएगा, दर्द अचानक गायब हो गया और वो ऊर्जा ऐसे चली गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। कुछ क्षणों तक ये समझने में उलझे रहने के बाद कि अभी क्या हुआ, आरव को अपने पिता रुद्र की कही हुई बात याद आई। पिता ने कहा था कि जब मैं मिस्ट क्रिएशन में प्रवेश करूंगा तो स्वर्ग स्वयं मेरा उदीयमान आत्मा बनाएगा। शायद अभी जो ऊर्जा मैंने महसूस की, वो स्वर्ग का मुझे साधक के रूप में स्वीकार करना और मेरा उदीयमान आत्मा बनाना था। आरव ने तुरंत अपना चित्त भीतर की ओर, अपने मस्तिष्क की तरफ भेजा, जहां वो खुद को एक विशाल खुली शून्यता में पाया। ये शून्य हर दिशा में शुद्ध सफेद था और उसके ठीक केंद्र में एक छोटी आकृति तैर रही थी।
वो आकृति बिल्कुल आरव जैसी थी, बस वो धुंधली और सफेद थी। ये मेरा उदीयमान आत्मा है, आरव ने उत्साह से कहा। सभी जीवित प्राणियों के पास आत्मा होती है, लेकिन केवल स्वर्ग की स्वीकृति मिलने पर ही आत्मा ठोस और वास्तविक रूप धारण करती है। जैसे जैसे साधक शक्तिशाली होते जाते हैं, उनकी आत्मा भी उतनी ही प्रबल होती जाती है। आत्मा का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। आत्मिक शक्ति में वृद्धि से समझने की गति बढ़ती है, आत्मा आधारित हमले अधिक प्रबल होते हैं और दिव्य चेतना की सीमा दूर तक फैलती है। अपनी नई आत्मा शक्ति के बारे में सोचते हुए आरव ने अपना दिव्या चेतना ऐसे फैलाया जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हो। हर दिशा में 10 गज के भीतर आरव अपने दिव्या चेतना से हर एक विवरण देख सकता था। जमीन पर रेंगती सबसे छोटी चींटी से लेकर जादुई वायुरस सूरजमुखी तक, वो अपने चारों और 10 गज के दायरे में हर चीज से अवगत था। कमाल है, आरव ने उत्साह से कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्या चेतना इतना उपयोगी होगा। उत्साह में खड़े होकर आरव ने एक मुक्का मारा। मुक्के की ताकत से हवा लहराते हुए बाहर की ओर फैल गई। मेरे हमले अब पहले से कम कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। अगर मैंने रात्रिकालीन भेड़िए से शुरुआत से ही इस ताकत के साथ लड़ाई की होती तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, आरव ने सोचा, और वार करते हुए मुक्के और लातों की बरसात जारी रखी। दर्जनों मुक्के और लातें मारने के बाद आरव ने अपनी नीली विशाल तलवार निकाली। सूंछ, आरव ने तलवार को ऐसे घुमाया जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। कुछ तलवार की तकनीकें आजमाने के बाद उसने तलवार वापस रखी और गहरी सांस ली। अचानक उसके हाथों में एक काली दरांती आ गई और उसी समय वो नीचे की ओर झुकने लगी। एक पल तक संघर्ष करने के बाद आरव किसी तरह दरांती के झुकने को रोक पाया और उसे अपने सामने स्थिर कर लिया। दरांती को थामने के प्रयास में उसकी मांसपेशियां उभर आई थी। अपनी सारी शक्ति जुटाकर आरव ने दरांती को आगे की ओर घुमाया और वार की शक्ति ने उसे स्वयं हैरान कर दिया। वाह, इस हथियार से मैं जो शक्ति छोड़ सकता हूं वो अविश्वसनीय है। ये मिस्ट क्रिएशन की महान तलवार से होने वाले हमलों से कम दोगुनी ताकतवर है। लेकिन फिलहाल इस दरांती को चलाने में बहुत मेहनत लगती है। ज्यादा से ज्यादा मैं 1 या 2 वार ही कर सकता हूं। उसके बाद मेरी बाहें इसका वजन सहन नहीं कर पाएंगी, आरव ने सोचा और दरांती को वापस रख दिया। किसी वजह से दरांती को घुमाने से उसे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई, जैसे ये उसके शरीर का स्वाभाविक हिस्सा हो। आरव वापस बैठ गया और अब तक हुई सारी घटनाओं को आत्मसात करने लगा। अब तक की सारी मेहनत वाकई काबिले तारीफ रही है, आरव ने उत्साहित होकर कहा। घर, आरव के पेट से गुर्राहट की आवाज निकली। तब उसे एहसास हुआ कि वो भूखा है। यार, मैं कितना भूखा हूं। कौन जाने मैं कितने दिनों तक बेहोश पड़ा रहा, और उसके ऊपर साधना के दौरान मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया। मैं तो पूरी तरह भूख से बेहाल हूं। आरव ने अपने स्टोरेज रिंग से पका हुआ मांस निकाला और एक बड़ा टुकड़ा काटकर मुंह में भर लिया। कई मिनट तक खाने के बाद उसने एक और टुकड़ा निकाला और उसे भी चट कर गया। पूरे परिवार के लिए पर्याप्त खाना खाने के बाद ही आरव ने संतुष्ट होकर खाना बंद किया। ओह हाँ, मैं तो अपने शक्तिपुंज को देखना भूल ही गया। अब जब मेरे पास दिव्या चेतना है तो मैं अपने शरीर के भीतर पूरी स्पष्टता से देख और जान सकता हूं, आरव ने सोचा और अपनी दिव्या चेतना को शक्तिपुंज की ओर भेजा। शक्तिपुंज शरीर के अंदर एक ऊर्जा केंद्र होता है, जिसे शरीर की ऊर्जा ची का भंडार माना जाता है। ये शरीर के भीतर एक काल्पनिक या भौतिक बिंदु होता है जहां ऊर्जा इकट्ठी होती है, और साधना या मार्शल आर्ट में इसे शक्ति के केंद्र के रूप में देखा जाता है। जैसे ही उसकी दिव्या चेतना ने शक्तिपुंज को छुआ, आरव के चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी छा गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने खुद को फिर से धुंधले शून्य में तैरता पाया। अपने सामने वही भव्य परिचित महल खड़ा था।
ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको चैप्टर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे साथ आगे भी बने रहने के लिए डिवाइन वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।